अरसे के बाद एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव होगा और 2 दिन के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है और इससे पहले आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस में G23 के सदस्य मनीष तिवारी संगठन चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से उन्होंने पूछा है कि मतदाता सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। तिवारी ने कहा कि क्लब के चुनाव में भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने एक बयान में कहा है कि गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों के बाद आजाद हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों के बाद आजाद हुए, उनकी आजादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक प्रश्न है बुजुर्गों की इज्जत का, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, देश हो, बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करनी और जीवन में सफलता पानी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पाई जाती है। तो गुलाम नबी आजाद जी का जो ये आह्वान है या संदेश है या जो उनकी पीड़ा है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस सीख को सभी को सुन करके उसका आचरण करना ही चाहिए। भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे अलग अलग राज्यों में? जहां तक भ्रष्टाचार पर प्रहार का प्रश्न है, कुछ लोगों को CBI, ED और तमाम जो एजेंसियां हैं जब कार्रवाई करती हैं तब रास नहीं आता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि भ्रष्टाचार का प्रतिकार करेंगे तो एक अच्छा देश बनाने में निश्चित रूप से हमें आगे दिशा मिलेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था इंडो नेपाल का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। गांधी की रैली के दिन ही जम्मू कश्मीर में होने जा रहे आजाद के इस कार्यक्रम से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे भी होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आजाद कह चुके हैं कि उनका त्यागपत्र बस शुरुआत है। ये इस बात का संकेत है कि वो आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अब नहीं रहे हैं। वहीं मिखाइल गोर्बाचेव का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताना चाहेंगे कि रूसी एजेंसियों ने अस्पताल के अधिकारियों का हवाला देते हुए उनके निधन की जानकारी दी और बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के एक बयान के हवाले से बताया है कि लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली। बताना चाहेंगे कि जून में उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त कर दिया था। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में वो नाकाम रहे थे। पाकिस्तान में मानसूनी बारिश से आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। वहीं पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो चुका है। बाढ़ से प्रभावित लाखों लोगों की मदद के लिए पूरे पाकिस्तान में सहायता प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे
बड़ी त्रासदी बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि देश भर में फैले क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए कम से कम $10 बिलियन का खर्च आएगा। जून में शुरू हुई बारिश की वजह से देश भर में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसलों को और फसलों को बहा दिया है। 10 लाख से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है। वहीं अधिकारियों और धर्मार्थ संस्थाएं लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। अब तक 33 मिलियन से अधिक लोगों को सहायता दी गई है। वहीं बाढ़ और पानी की वजह से सहायता कार्य में तेजी लाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। काफी लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्हें निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कई सड़कें और पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पटना दौरे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है और कहा जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव का ये दौरा पूरी तरह से राजनीतिक है। वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पहुंच रहे हैं और इस दौर पर के चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। के चंद्रशेखर राव के पटना दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं। बताना चाहेंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लंबे समय से विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ माह पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात भी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल रंग लाने वाली है और आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना आएंगे। पटना पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और वो लालू प्रसाद से कई मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। अपने बयानों से अक्सर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लालू यादव जो है इस सरकार को गिराकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि उनको केवल 3 ही 4 विधायक और चाहिए, स्पीकर उनका है। तो मैंने तो ये कहा कि लालू यादव जब चाहेगा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देगा। लालू और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।